नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर आपको ग्रामर का फिर से सेट मिलेगा और इसमें भी आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे जो पिछले क्लासेस की तरह थे। 15 सेकंड का एक क्वेश्चन को टाइम मिलेगा, सिर्फ 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है हर हाल में, ठीक है। तो मैं स्लाइड दे रहा हूँ, उसका 15 सेकंड के हिसाब से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 15 सेकंड तक उसे चेक कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन आ रहा है पहला, ये कीजिए 15 सेकंड में से। डन। 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 और ये लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपने जो क्वेश्चंस देख लिए होंगे अपने, जो भी 8 क्वेश्चंस थे, इन 8 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, इसको एक बार चेक करते हैं। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जिसका पहला क्वेश्चन है वो है इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ, इन सेंटेंस को आप देखें ध्यान से, तो पहले सेंटेंस को आप समझने की कोशिश किया करें। जैसे इसमें कंजंक्शन लिखा हुआ है शुरू में, इफ साफ साफ लिखा है, इफ लिखा है यहाँ पे, उसमें लिखा है इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। इस सेंटेंस को कुछ बच्चे जो ना मान गए होंगे कि ये सेंटेंस किस चीज का है, कंडीशनल क्लॉज का सेंटेंस है। देखो बिल्कुल सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज का है। इसमें इफ लिखा हुआ है, इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इधर शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। ये कॉम्बिनेशन होता है। मैंने कंडीशनल क्लॉज का एक सेंटेंस आपको पहले ही बताया था, एक सेंटेंस अब फिर बता रहा हूँ। उसमें बताया था इफ के बाद अगर हेड थर्ड फॉर्म है, हेड है तो वुड है लिखते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट को समझिए, अगर सेंटेंस में इफ है कंजंक्शन बन के, या कोई भी ऐसा कंजंक्शन जिसका मीनिंग होता है यदि, और भी होता है, इफ होता है, प्रोवाइडेड होता है, प्रोवाइडेड होता है, एक प्रोवाइडेड दैट होता है, ये कंजंक्शन से लिखे प्रोवाइडेड दैट, एक होता है इन केस और एक होता है सपोजिंग। एक होता है ऑन कंडीशन दैट। लेकिन आपको ज्यादातर मिलेगा वो इफ ही मिलेगा, ज्यादातर जो मिलेगा इफ मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए अगर ये कंजंक्शन सेंटेंस में है, इस तरह का कोई भी कंजंक्शन है, तो इसके बाद का जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हालांकि पूरा चार्ट में बना दूंगा कभी आपको, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेन सेंटेंस में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में आपको लिखना पड़ेगा विल, शैल, कैन या मे, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ये एक फिक्स रूल होता है इसका यहाँ पर कि अगर सेंटेंस में इफ है
तो इफ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन सेंटेंस में विल शैल कैन में, यही पॉइंट यहाँ पर होता है। तो आपको इसी पॉइंट के हिसाब से सेंटेंस को समझना है। जैसे अब आइए अपने मेन सेंटेंस पर, जो आपका मेन सेंटेंस है। देखिए क्या है सेंटेंस वो, उसने कहा इफ यू परमिट में, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इफ यू परमिट में, यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, इस इफ को आप ध्यान से देखिएगा, इफ लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर चीजों को समझते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सही लिखा है, इधर ये शैल सही लिखा है, तो कॉम्बिनेशन तो ठीक है। तो इस सेंटेंस में कुछ दूसरी एरर है जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। उस एरर पे ध्यान दीजिए कौन सी हो सकती है, सोचिए। देखिए इसमें कंडीशनल क्लोज की एरर नहीं है, यहां पर आप समझें, छोटा सा एक बात याद रखिएगा, इस पॉइंट में लिखा है डन अ मिस्टेक। अगर किसी भी सेंटेंस में कभी भी आपको लाइफ में लिखा मिल जाए डू अ मिस्टेक, जिसका मतलब होता है गलती करना, तो गलती करने के लिए कभी भी सेंटेंस में डू का इस्तेमाल नहीं करते। जब आप मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए कभी भी डू का इस्तेमाल नहीं करते। बच्चे उसमें यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, विदाउट में घूम रहे हैं, टू स्पीक घूम रहे हैं, बकवास चीज़ है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो सेंटेंस में एक्चुअली है वो प्रॉब्लम किसका है, वो प्रॉब्लम है डू अ मिस्टेक। गलती करने के लिए किसी भी सूरत में अगर आपको कहीं भी लिखा मिले डू अ मिस्टेक तो ये गलत है, डू का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अगर तुम एग्जाम देना चाहते हो तो एग्जाम देने के लिए अगर सेंटेंस में कभी आता है गिव एग्जाम, तो गिव कभी नहीं आता। एग्जाम देने के लिए गिव नहीं आता, गलती करने के लिए डू नहीं आता। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। गलती करने के लिए जो सही वर्ड होता है, आप समझो उस चीज को, जो गलती करने के लिए सही वर्ड होता है वो होता है कमिट, COMMIT, कमिट। ये वर्ड जाएगा कमिट ए मिस्टेक। कमिट ए मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। और गिव एग्जाम की जगह पर आता है टेक एग्जाम, या सही वर्ड होगा टेक एग्जाम। ये कुछ चीजें याद रखें। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको इस पॉइंट के बारे में जानकारी है तो सिर्फ 1 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में एरर है, आप उस एरर को समझिएगा। यहाँ पे जो एरर है सेंटेंस वो कहाँ पे है, डन में एरर है। यानी ये डन जो यहाँ पे लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ, आपको डन नहीं लिखना था। डन की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, पॉइंट समझे, डन की जगह पे क्या आएगा, कमिट, COMMIT। पर चूंकि देखो यहाँ हैव लिखा है और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, इसलिए कमिट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी कमिटेड। तो ये सेंटेंस जाएगा यहाँ पर दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। तो इसके कौन से पार्ट में एरर बनी, सी पार्ट में। ये 1 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे नॉलेज है वो क्वेश्चन करेगा। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है, उसने बोला आई सक्सीडेड। देखो एक पॉइंट समझना, सक्सीड जो होता है SUCCED, सक्सीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म होता है SUCCEED, ये इस वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। यानी आपने बोला आई सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब आपने बोला वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस कौन सा बना आपका, पास्ट इंडेफिनिट। और सक्सीड के बाद में आप यहां पे लिखे हैं ING, बस यही एक एरर है। जिसको नॉलेज है वो क्वेश्चन करेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो क्वेश्चन नहीं करेगा। इसलिए कुछ पॉइंट याद रखना, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ सेंटेंस में कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस चलती हैं। अब आप कहोगे सर पढ़ना कितना पड़ेगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, आपने लाइन चुनी है तो इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल नहीं है पर इतना आसान नहीं है कि हवाबाजी में हो जाएगा। कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है और उन प्रीपोजिशन के बाद में ING आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक दो प्रीपोजिशन बता देता हूं आपको। जैसे सक्सीड की हम बात करें तो सक्सीड के साथ में प्रीपोजिशन चलती है इन, सक्सीड इन, ING तो लग ही जाएगा उसमें बाद में, सक्सीड इन। ऐसे ही एक वर्ब याद रखना असिस्ट, असिस्ट के साथ भी चलता है इन। एक होता है डेटर, डेटर के साथ चलता है फ्रॉम, इन्हें याद रखना। एक होता है डिसवेड, डिसवेड फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम,
पॉइंट इन, हेजिटेट इन। अब आपको ये वर्ड्स आपको मिलेंगे कहां से? तो इसके लिए आप एक नॉन फाइनाइट के नाम का चैप्टर ढूंढिएगा। आपकी बुक में एक नॉन फाइनाइट नाम का चैप्टर होगा, और नॉन फाइनाइट में एक टर्म होगी जिसे हम बोलते हैं जीरेंड। ये जीरेंड वाले पॉइंट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे लिखे हुए, तो इन्हें याद रखें। सक्सीड इन, असिस्ट इन, रिटर्न फ्रॉम, जो भी होता है, ये जीरेंड वाले पॉइंट में आपको मिलेंगे सेंटेंसेस में, तो इनको याद रखिए कि वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये वाले। तो अपने क्वेश्चन पर यहाँ पे आपने बोला आई सक्सीडेड, तो सक्सीड तो लिखा है इसने, सक्सीड के साथ उसने आईएनजी भी लिखा हुआ है, सब चीजें लिखी हैं, लेकिन जो बीच की यहाँ की प्रीपोजिशन है वो उसने गायब कर दी। तो आपको यहाँ एक प्रीपोजिशन लिखनी है, कौन सी? इन। जिसको ये पॉइंट मालूम है कि सक्सीड के साथ इन चलता है, वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। जिसे ये बात मालूम नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, वो यहाँ तक इस सेंटेंस को पढ़ेगा, नो एरर डी तक, वो कर कुछ नहीं पाएगा इसमें। तो चीजों को क्या है, नॉलेज गेन करो, हवाबाजी मत जियो, ये हर पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सक्सीडेड इन परसुएडिंग, एक सेकंड का क्वेश्चन है, अगर नॉलेज है तो सक्सीड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट है नाइदर द कैप्टन नॉर। अब आपने नाइदर बोला है, तो नाइदर का कॉम्बिनेशन कौन चलता है? नॉर। ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, नाइदर के साथ नॉर चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना तक। तो नाइदर अगर सेंटेंस में है तो नाइदर के साथ चलेगा कौन? नॉर। अब आपने यूज किया नाइदर के साथ कैप्टन, और नॉर के साथ बोला आपने हिज मैन। अब जो वर्ब आप यूज करेंगे, ये पॉइंट याद रखना, एक वर्ड होता है आइदर, आइदर के साथ चलता है और। इन्हें नोट करते चले जाना स्टेप बाय स्टेप, ये यही रूल्स रेगुलेशंस हैं, एग्जाम में काम आएंगे आपके। एक होता है नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। एक होता है नॉट ओनली, बट ऑल्सो। एक होता है नन बट, और एक होता है और। जब ये चीजें सेंटेंस में आती हैं तो यहां सेंटेंस में आपको एक वर्ब चेक करनी पड़ेगी। ये पॉइंट समझना, यहां पे सेंटेंस में एक वर्ब आएगी जो यहां पे लिखी मिलेगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो वर्ब है सेंटेंस में, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी। एक्चुअली इसमें आइदर के बाद भी यहां पर एक सब्जेक्टिव केस हो सकता है, और यहाँ पे और के बाद भी सेंटेंस में एक सब्जेक्टिव केस हो सकता है। सभी के साथ ऐसा ही, यहाँ 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 सभी के साथ ऐसा ही होता है। इनमें दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, एक सब्जेक्ट आपको इधर मिलेगा और एक सब्जेक्ट आपको इधर मिलेगा। तो जो वर्ब है ये नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी जैसा ये सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। ये अपने हिसाब से रूल बना लेना, इसको नोट कर लेना, कहीं पर भी रूल होता है इंग्लिश में वर्ब को लेके। अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन बट में सब्जेक्ट्स हैं, तो जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी? बाद वाले सेंटेंस के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो जब आइए अपने सेंटेंस पर, ये नोट कर लिया आपने, चाहे तो पॉज करके इसको रिकॉर्डिंग को आप चेक कर लीजिएगा। अब आइए पॉइंट पर, यहां बोला इसमें नाइदर द कैप्टन, एक तो कैप्टन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक उसे नॉर इज मैन, मैन सब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिर बात आती है वर्ब की, वर्ब लिखी हुई है आर। अभी जो वर्ब है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी बताइए आप लोग? जो नियरर सब्जेक्ट है ये वर्ब उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में जनरेट होगी। जो नियरर सब्जेक्ट कौन है? मैन। सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तो देखो ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, वर्ब भी ठीक लिखी है, अफ्रेड के साथ में ऑफ लिखा है वो भी ठीक लिखा है, ऑफ के बाद में आईएनजी लिखा है वो भी ठीक लिखा है। ये सेंटेंस जाएगा नो एरर डी। ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, देयर वॉज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। अब यहां एक रूल याद रखना है, इसको नोट कर लेना इस रूल को भी। इंग्लिश में एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस में कभी भी कोई प्रीपोजिशन है, याद रखिए इस पॉइंट को, अगर सेंटेंस में कहीं भी कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। अगर वहां सेंटेंस में कोई सब्जेक्टिव केस है तो वो गलत है। जैसे आपने लिखा बिटवीन, बिटवीन के साथ आपने बोला यू, अब यू तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और उससे आगे जाके लिखा आपने ही, तो ही नहीं होगा, क्या होगा? हिम होगा। बिटवीन यू एंड हिम। इस एग्जांपल देखिए और देखो, यदि मैंने बोला नन बट शी वॉज देयर, तो आपने बोला नन बट, बट तो प्रीपोजिशन हो गया ना,
तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा नन बट हर। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शी भी करेक्ट है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे हर करेक्ट होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जनरेट होता है। अगले क्वेश्चन पाइए, दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम। यहां पर उसने पूछा ये इंप्रूवमेंट यहां से लेके यहां तक, इसमें रियल के नीचे भी अंडरलाइन होगा वैसे तो। देवर हैव हैड अ रियल गुड टाइम। अब आपको ये समझना है, देखो टाइम क्या है इसमें, अगर मैं इस पॉइंट को देखे ध्यान से तो जो टाइम है ये है नाउन, गुड क्या है एडजेक्टिव, फिर रियल क्या होना चाहिए भाई, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, याद रखिए एडजेक्टिव से पहले क्या आता है एडवर्ब, एडवर्ब होना चाहिए, जबकि रियल एडवर्ब नहीं होता है। जो रियल होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, तो इसको जो एडवर्ब होगा सेंटेंस में वो होगा रियली। रियली यहां पे क्या होगा एडवर्ब होगा। तो आपको गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए, तो यहां आपको एडवर्ब का जरूरत है। तो इस सेंटेंस में जो सही ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, सोचिए कौन जाएगा। आपने बोला दे हैव हैड ए रियल, नहीं, तो यहां सेंटेंस करेक्ट होगा दे हैव हैड रियली गुड टाइम। दूसरी टाइम के साथ ए बोलने की जरूरत नहीं है, देवर हैव हैड रियली गुड टाइम, ये ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट, सेवेंथ है इलेक्ट्रिसिटी हैज मॉडर्नाइज्ड। इलेक्ट्रिसिटी हैज मॉडर्नाइज, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिकरण कर देना किसी चीज का। आपका मतलब है कि बिजली ने आधुनिकरण कर दिया। द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स, मतलब आधुनिक इवेंट्स का जो चलना था, जिस तरह से आधुनिक चीजें चल रही हैं उसका बिजली ने आधुनिकरण कर दिया। जब वो आधुनिकरण है, आधुनिक चीजें हैं, तो उनका आधुनिकरण कैसे करेगी, बिजली आधुनिकरण नहीं करेगी। इसमें सही वर्ड कौन सा है, रिवॉल्यूशनाइज्ड, मतलब उसने क्रांतिकारी तरीके से उसको ठीक किया है। इलेक्ट्रिसिटी ने क्रांतिकारी रोल प्ले किया है मॉडर्न इवेंट्स में, जो भी आधुनिक चीजें हैं उन सब में क्रांतिकारी चीजें लाई है, क्योंकि बिना बिजली के कुछ सक्षम नहीं है। तो इसमें मॉडर्नाइज नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिवॉल्यूशनाइज्ड। नेक्स्ट, they have not had much time for social activities and I have not। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में एंड लिखा है और एंड से पहले एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, या मैं एग्जांपल के तौर पे क्लियर ही कर देता हूं इस पॉइंट को, कि अगर सेंटेंस में एंड लिखा हुआ है, आप समझिए इस बात को एक बार, सेंटेंस को ध्यान से। मान लीजिए सेंटेंस इस टाइप से आता है जिससे आई डू नॉट प्ले वेल, उसने कहा मैं बढ़िया नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले वेल, मैं बढ़िया नहीं खेलता, एंड ही डज नॉट प्ले वेल, वो भी अच्छा नहीं खेलता, मैं वेल को लिख देता हूं, एंड ही डज नॉट प्ले वेल, वो भी बढ़िया नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले वेल एंड ही डज नॉट प्ले वेल। अब इसमें वो क्या पूछ रहा है आपसे, ही डज नॉट प्ले वेल। अब यहां उसने एक सेंस के लिए ब्लैंक कर दिया, उसने कहा आई डू नॉट प्ले वेल, मैं बढ़िया नहीं खेलता, और वो बढ़िया नहीं खेलता, तो मुझे यहां पे सेंस बोलनी पड़ेगी भी की, मैं बढ़िया नहीं खेलता और वो भी बढ़िया नहीं खेलता, सेंस तो ये निकलेगी ना, मैं बढ़िया नहीं खेलता और वो भी बढ़िया नहीं खेलता। तो अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, ये पॉइंट समझना ध्यान से। अच्छा, ये अफर्मेटिव भी हो सकता है सेंटेंस, जैसे एंड लिखा है तो आप इसे अफर्मेटिव भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, जैसे आपने कहा ही सिंग्स वेल, यानी कि मतलब क्या है, वो अच्छा गाता है, एंड आई सिंग वेल, फिर ब्लैंक कर दिया उसने, यहां भी आपकी सेंस आएगी भी की। यानी दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए एक बार, दोनों सेंटेंसेस में हल्का सा एक फर्क निकल के आएगा। उसने बोला है कि पहले सेंटेंस में क्या बोला था, आई डू नॉट प्ले वेल, पहले सेंटेंस में बोला आई डू नॉट प्ले वेल, मैं बढ़िया नहीं खेलता, एंड ही डज नॉट प्ले वेल, और वो भी बढ़िया नहीं खेलता, मुझे यहाँ पे भी की सेंस लिखनी है। एक सेंटेंस कह रहा है ही सिंग्स वेल, वो बढ़िया गाता है, एंड आई सिंग वेल, और मैं भी बढ़िया गाता हूँ, वो भी बढ़िया गाता है और मैं भी बढ़िया गाता हूँ। यानी यहाँ पर दोनों सेंटेंस भी की सेंस लिखने, तो समझिएगा
अगर आपके सेंटेंसेस नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, फिर एंड और ये भी नेगेटिव है, और आपको भी की सेंस बोलनी है, तो देखो लास्ट में जब भी की सेंस बोलेंगे नेगेटिव में तो आपको बोलना पड़ेगा आइदर। ये आइदर यहां पे भी की सेंस देगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, भी की सेंस लास्ट में कौन देता है? आइदर। और अगर सेंटेंस सबका अफर्मेटिव है तो उसमें भी की सेंस लास्ट में देता है टू या एज वेल। ये तो टू उस मीनिंग को देता है। अच्छा एज वेल कट जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, थोड़ा सा हटा देता हूं इससे, मतलब या तो उसमें टू आएगा या फिर उसमें आएगा आपका एज वेल। मतलब ध्यान रखना इस पॉइंट को, इसमें और भी पॉइंट्स है लेकिन फिलहाल इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। पॉइंट क्वेश्चन पर आइए। जैसे उसने सेंटेंस बोला कि आई हैव नॉट हैड मच टाइम, आई हैव नॉट हैड मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, और उसके पास भी नहीं है, ये इस तरह की सेंटेंस में आएगी। ये सेंटेंस देखिए, उसने कहा आई हैव नॉट हैड, पॉइंट देखो वो कह रहा है आई हैव नॉट हैड मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं फॉर सोशल एक्टिविटीज, एंड आई हैव नॉट, और मेरे पास नहीं है, आई हैव नॉट क्या, नहीं आई का, और सॉरी मैं कह रहा हूं दो जगह आई कैसे आ गया, ये दे है, सॉरी क्वेश्चन को देखो ध्यान से। उसने कहा दे हैव नॉट हैड मच टाइम, उनके पास ज्यादा समय नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है, यहां पर भी का सेंस आएगा, उनके पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, किसके लिए? सोशल एक्टिविटीज के लिए। तो देखो यहां पे जो सही वर्ड जाएगा लास्ट में हो जाएगा आइदर, तो आपको क्या लिखना है? आइदर, इसमें जाएगा आइदर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौधरी चरण सिंह इज यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। देखो एन यूनिवर्सिटी तो नहीं होता, जब ये यू का साउंड देता है तो इसके साथ में आपको ए लिखना होता है, एन तो वैसे भी नहीं आता, सॉरी ए लिखना होता है, एन तो वैसे ही गलत होता है, समझ गए? तो एन तो आएगा नहीं यूनिवर्सिटी से पहले। अब ए या दा में से वन यूनिवर्सिटी भी सही नहीं है, उसने बोला यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। जब किसी चीज को हम आइडेंटिफाई करके बात करते हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ता है द। चौधरी चरण सिंह इज द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस, इज द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। समझ जाएंगे? ये 8 क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज कीजिए, पिछले क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें डाउट लगे तो आप पूछिए, लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, इसमें जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।